हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं के गणित विषय के फाउंडेशन मॉड्यूल के अंतर्गत आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में सारी बेसिक जानकारी जो कि आपको कक्षा 9वीं में हुई थी, कक्षा 9वीं में जो आपने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी और कक्षा 10वीं में जिसकी ज़रूरत थी, कक्षा 10वीं में जिसके द्वारा हम आगे त्रिभुज वाले क्वेश्चन करेंगे, तो ये बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। और इसके पहले की वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के पूर्व विद्यार्थी द्वारा पूर्व कक्षाओं में पढ़ी गई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री पुनरावृत्ति हेतु प्रस्तुत है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी को नवीन कक्षा की इस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे त्रिभुज से संबंधित सारी वह सामग्री जो कि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखी वो सारी है यहाँ पर। तो देखते हैं। तो यहाँ पे दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। तो यहाँ सर्वांग समता किस किस आधार पर हो सकती यह बताया गया है। सर्वांग सम दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे या दो आकृतियाँ कब सर्वांग सम होगी। तो दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो भुजा है ये 3 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मान लो, ये 4 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर की। तो उसी प्रकार ये एक और जो त्रिभुज दे रखा है इसकी भी ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की और ये 5 सेंटीमीटर की। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। उसी प्रकार यहाँ जो दो आकृतियाँ दे रखी, ये जो दो आकृतियाँ दे रखी इनकी भी एक ही आकार है। इनकी जो भुजाओं का माप है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं 4-4 की है तो ये दोनों भी 4-4 की है, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। उसी प्रकार यह दोनों आकृतियाँ वर्ग की जो दे रखी सारी भुजाएं 4-4 की है, इधर भी 4-4 की है, तो दोनों आकृतियाँ भी सर्वांग सम होगी। तो सर्वांग समता के नियम में पहला है कि दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। इसके बाद दो रेखाखंड सर्वांग सम होते यदि उनकी लंबाई समान हो। तो यहाँ दो रेखाखंड दे रखे हैं, ये दो रेखाखंड दे रखे हैं। तो पहला रेखाखंड है रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड पी क्यू। ये दोनों सर्वांग सम है क्योंकि यह भी 5 सेंटीमीटर का और यह भी 5 सेंटीमीटर का। तो यदि लंबाई समान है तो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है। इसी प्रकार अगला जो दे रखा है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। किसी भी वृत्त की सर्वांग समता का नियम यह है कि उनकी त्रिज्या एक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला वृत्त है इसकी त्रिज्या है OA, ठीक है। OA त्रिज्या जो है यह 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की। और इसी प्रकार OA 3 सेंटीमीटर की है। और उसी प्रकार अगला जो वृत्त दे रखा है वह है CB, ठीक है। अगले जो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है वह CB है और CB भी 3 सेंटीमीटर का है। तो यदि वृत्त की त्रिज्या समान है तो दोनों ही वृत्त कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब इन वृत्तों की त्रिज्याएं समान है अतः सर्वांग सम होंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के जो नियम है कक्षा 9वीं में भी थे और यह हमें आना चाहिए क्योंकि आगे की क्लासों में जब हम पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं में जब हम पढ़ेंगे तो ये नियम हमारे काम आते हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम में पहला है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो बार भुजा है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा की सर्वांग समता के बारे में कहा गया। तो जो उदाहरण दे रखा है, उदाहरण दे रखा है भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पे जो भुजा है भुजा AB, ठीक है, भुजा A और B ये 4 सेंटीमीटर की है, भुजा BC 5 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार ये जो दूसरा त्रिभुज, पहला जो त्रिभुज है, पहला जो त्रिभुज कौन सा दे रखा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज A B और C। और दूसरा त्रिभुज दे रखा त्रिभुज PQR। ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC ये वाला है और त्रिभुज PQR ये वाला है। तो त्रिभुज ABC में भुजा जो AB है, AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के। और ठीक है AB बराबर है, दोनों त्रिभुजों में AB बराबर है PQ के।
और BC बराबर है क्यू आर के, BC बराबर है क्यू आर के। और कोण, कौन सा वाला कोण? कोण ABC, कोण ABC, मतलब ये वाला जो कोण है, कोण ABC जो 45 डिग्री 45 डिग्री का है, यह बराबर है कोण PQR के, कोण PQR के बराबर है। ठीक है, तो ये दो भुजाएं बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है और उनके अंतर्गत का कोण, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके बीच वाला जो कोण है, और इसमें भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इनके जो बीच वाला कोण है यह भी समान है दोनों त्रिभुजों में। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांग समता के नियम पढ़ रहे थे हम। इसके बाद जो अगला सर्वांग समता का नियम है कि यदि त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये दो कोण हैं, जैसे त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C, और इनके अंतर्गत की भुजा कौन सी है? भुजा BC। और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR मतलब इसमें कोण Q और कोण R तथा इनके अंतर्गत की भुजा है QR, यह बराबर है। ठीक है, इसमें और इसमें बराबर है, BC बराबर है QR के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। सर्वांग समता का जो अगला नियम है उसके अंतर्गत है भुजा 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 सर्वांग समता नियम, इसे SSS भी कहते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि यदि तीनों भुजाएं बराबर है किसी भी आकृति की, सारी भुजाएं बराबर है, तो वो दोनों आकृति सर्वांगसम होगी। तो त्रिभुज में भी ये नियम है कि यदि इसकी तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे जो है इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा 3 सेंटीमीटर की, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की, 5 की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, और आधार वाली जो भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो इसमें भी आधार जो QR है 4 सेंटीमीटर का है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगला जो है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुजों में, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये वाला जो एंगल है इनका, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का है, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का, इसलिए इन्हें समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC ये वाला, और समकोण त्रिभुज PQR में यदि इनके कर्ण, त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण कौन सा होगा? यहाँ पे AC, ये वाला कर्ण होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो PR है ये कर्ण है, आधार के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, यह कर्ण है और यह कर्ण है। तो यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो कर्ण इसमें 5 सेंटीमीटर और इसमें भी 5 सेंटीमीटर है, और जो एक भुजा है BC वह 4 सेंटीमीटर, इसमें QR जो है 4 सेंटीमीटर है। तो कर्ण बराबर है और यह आधार मतलब एक और भुजा बराबर है। और यदि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मतलब ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का है। तो ऐसी स्थिति में यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम है, हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला दे रखा है, तो त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम हमने देख लिए हैं, लेकिन त्रिभुज से संबंधित और भी नियम है जो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें है कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मतलब यह है कि त्रिभुज की जो भुजाएं बराबर है, जैसे कि ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज, इसको ऐसे बताते हैं, त्रिभुज ABC है। ठीक है, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, ठीक है, AB बराबर है AC के। तो यदि दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सम्मुख के जो कोण है वह भी बराबर होंगे। तो AB बराबर है AC के, तो AC के सम्मुख का कोण और AB के सम्मुख का कोण, यह दोनों कोण बराबर होंगे। मतलब ये जो कोण B है और कोण C, ये दोनों भी बराबर होंगे।
इसके बाद जो है अगला है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि यदि भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, और यहाँ दे रखा है यदि सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे कि ये सम्मुख कोण में कोण बी और कोण ए, ये दोनों बराबर है, 50-50 डिग्री के हैं, तो इनके सम्मुख की जो भुजा है मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। इसके बाद जो अगला नियम है, किसी त्रिभुज में लंबी भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, मतलब जो भुजा लंबी होगी, जो भुजा लंबी होगी, ठीक है, लंबी होगी, जो भुजा यहाँ पर लंबी होगी, तो ये वाली भुजा लंबी 6 सेंटीमीटर की, तो इसके सम्मुख का जो कोण है यह बड़ा होगा। इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा ऐसी 6 सेंटीमीटर है, तब इस भुजा के सामने का कोण कोणों में सबसे बड़ा होगा, तो जो भुजा लंबी है उसके सम्मुख का कोण बड़ा होगा। इसके बाद अगला जो नियम है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, तो हमने अभी यही पढ़ा था कि यदि भुजा लंबी है तो सम्मुख कोण बड़ा होगा, और यदि सम्मुख कोण दे रखा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 70 डिग्री है कोण जो सबसे बड़ा है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी यह सबसे लंबी भुजा होगी। अब अगला है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो किसी भी त्रिभुज में यही नियम लागू होता है। जैसे यहाँ पर दो भुजाएं मान लो AB और AC, ये दो भुजाएं हैं, तो दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 3 धन 5 बराबर 8 हो जाएगा। तो यह इसके तीसरी भुजा के योग से हमेशा ही बराबर होगा। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हम ये दो भुजाएं ले लें तो ये 3 और 4 मतलब 7 हो जाएगी, और यह जो तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर, इससे हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, इससे बड़ी होगी। अब अगला जो नियम दे रखा है इसी से संबंधित, इसी प्रकार इस त्रिभुज में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। अब इनकी कोई सी भी दो भुजाओं का जोड़ कर दिया जाए तो उनका योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। जैसे यहाँ बता रखा है 3 धन 4 बड़ा है 5 से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उदाहरण एक और दे रखा है, इस त्रिभुज में AB और AC का योग BC भुजा के बराबर है, अर्थात 3 धन 4 बराबर 7। अतः इन मापों का त्रिभुज संभव नहीं है। यदि हम स्केलर प्रकार की सहायता से इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करना चाहें तो संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि हमने बताया था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC, इसकी जो दो भुजाएं हैं, इसकी दो भुजाएं हैं AB और AC, और इनका योग है 7, और तीसरी भुजा का योग भी हो गया 7। तो यह तीसरी भुजा के योग से बड़ा नहीं हुआ, दो भुजाओं का योग, यह बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है, ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो त्रिभुज से संबंधित सारी बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।